इस क्रेट में कितने टाइम बम हैं, मैं इन्हें चेक करना चाहता हूँ। इमरान की पोजीशन ऐसी थी कि कैंप कमांडर उसको इनकार नहीं कर सकता था। इसने कहा, सर इस क्रेट में टाइम बम है, अगर आप चेक करना चाहते हैं मैं इसकी चाबी मंगवा लेता हूँ, आप आके चेक कर लीजिए। ये टाइम बम माचिस की डब्बी के साइज़ के थे। कमांडो इमरान ने एक टाइम बम उठाकर देखा, इसका टाइम फ्यूज़ पीछे एक सुराख के बटन की तरह था। हर टाइम फ्यूज़ के नीचे एक तरफ अमेरिका की एक मशहूर असला साज कंपनी का नाम लिखा हुआ था। वो अमेरिकी टाइम बम थे जो भारत ने अमेरिका से इसराइल के ज़रिए मंगवाए थे। इमरान ने चंद्रशेखर से पूछा, इस टाइम फ्यूज़ का दुरानिया कितना है? उसने कहा, पूरा 1 घंटा है, इसमें जजीरा खाली करने का वक्त मिल जाएगा। कमांडो इमरान को ऐसे ही टाइम बमों की ज़रूरत थी। वो सोचने लगा कि अगर उसकी किस्मत यावरी ना करती और उसे यहाँ टाइम बम ना मिलते तो उसे किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ता, मगर कुदरत उसकी मदद कर रही थी। अब सवाल इन टाइम बमों को वहाँ से निकाल कर ले जाने का था। वो किसी के सामने ये 6-7 बम अपनी जेब में डालकर नहीं रख सकता था। इसके लिए उसे ख़ास तौर पर अकेले एमुनेशन स्टोर में आने की ज़रूरत थी, और ख़ास तौर पर इस अकेले एमुनेशन स्टोर में उसको आने के लिए एक मजबूत बहाना तराशने की ज़रूरत थी, जो इतना मुश्किल काम नहीं था। उसने टाइम बम क्रेट में वापस रख दी और कहा, यहाँ ये सब ख़तरनाक असला है और इसे कैंप से निकाल कर लेबॉर्ट्री में लगाया जा सकता है और तबाही फैल सकती है। कैप्टन चंद्रशेखर बोला, सर हम यहाँ किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं देते। इमरान ने कहा, फिर भी इसका सिक्योरिटी का तकाजा यह है कि इन बमों को कम से कम दिन में 2 बार चेक किया जाए, और आप आकर ख़ुद इसको शाम को चेक किया करें और इसको ताला लगा कर चाबी मुझे दे दें। कैंप कमांडर चंद्रशेखर को क्या एतराज़ हो सकता था? वो तो बिल्कुल उल्टा खुश हुआ कि एमुनेशन डिपो की हिफाजत की जिम्मेदारी उसके कंधों से उतर जा रही थी। उसने उसी वक्त स्टोर से ताला मंगवा कर टाइम बमों के बॉक्स को लगाया और चाबी इमरान के हवाले कर दी। उस वक्त इमरान को एहसास हुआ कि उसने आधी मुहिम सर कर ली है। इसने वाकई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी। अब सिर्फ उसे चंद एक बमों को निकाल कर ले कर जाना था और उन्हें लेबॉर्ट्री के सबसे बड़े अहम भट्टी के वाले कमरे में सिलेंडरों के साथ चिपकाना था। और ये इमरान जैसे तजर्बाकार कमांडो के लिए कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं था। जैसा कि हम बयान कर चुके हैं कि आप भी महसूस कर रहे होंगे कि कमांडो इमरान इंतहाई नाजुक हालात से गुजर रहा है, और एक तरफ से वो तलवार की धार पर चलने की कोशिश कर रहा है। इसने भारत की मरकज़ी खुफिया इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर दास गुप्ता का रूप धार रखा था, मगर उसका भांडा किसी भी वक्त फूट सकता था। किसी भी वक्त कोई फौजी वहाँ पर आकर उसे पहचान सकता था कि ये दास गुप्ता नहीं है। मिस्टर दास गुप्ता को पहले से देख रखा हो। चुनाचे इमरान मज़ीद ताख़ीर का अमल नहीं रखना चाहता था। वो इस काम को जल्द अज जल्द करना चाहता था। उसने चंद्रशेखर से कहा, मैं आज शाम दोबारा आकर इस असले को चेक करना चाहता हूँ। कैप्टन शेखर ने कहा, सर आप जिस वक्त चाहें आ सकते हैं। मैं गार्ड ड्यूटी पर मौजूद संतरी को बता देता हूँ और उसे आर्डर इशू कर देता हूँ। आपके पास अपना आईडी कार्ड तो मौजूद है। दास गुप्ता का शनाख्ती कार्ड उसके ब्रीफकेस में मिल गया था। इमरान ने अपने पास रख लिया। उस पर दास गुप्ता की फ़ोटो नहीं लगी हुई थी। ये बहुत अच्छी बात थी। इमरान ने कहा, मेरा आईडी कार्ड मेरे पास मौजूद है। कैप्टन शेखर ने कहा, बस सर आप इसे देखकर जिस वक्त भी चाहें आ सकते हैं। वैसे अगर आप पसंद करें तो मैं आपके साथ चल सकता हूं। इमरान ने नफ़ी में सर हिलाया। उसने कहा, मैं अकेला ही आना जाना पसंद करूंगा, जैसे आपकी मर्ज़ी। कैप्टन चंद्रशेखर ने कहा। इमरान की रिहाइश का इंतज़ाम कैंप के अंदर की एक बैरक के छोटे से कमरे में कर दिया गया था। रात को इमरान ने खाना कैंप कमांडर के साथ ही खाया। खाने के बाद वो कुछ देर इधर उधर की बातें करता रहा। फिर घड़ी पर वक्त देकर कहने लगा, मैं एमुनेशन स्टोर में चेकिंग करने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ से सीधा अपनी बैरक में चला जाऊँगा। कैप्टन चंद्रशेखर ने कहा, ठीक है सर, सुबह नाश्ते पर आपका पसंदीदा नाश्ता इंशाल्लाह तैयार होगा। इमरान ने कहा, मैं नाश्ते में अंडा नहीं खाता, बाकी सब चलेगा। इसके बाद कमांडो इमरान सीधा एमुनेशन स्टोर की तरफ चला गया। एमुनेशन स्टोर वहाँ से चंद कदम के फासले पर था। बाहर एक संतरी गार्ड ड्यूटी पर मौजूद था। उसने इमरान को दिन के वक्त कैंप कमांडर के साथ असला खाने की तरफ जाते देखा था। फिर भी इमरान ने उसे अपना शनाख्ती कार्ड दिखाकर कहा, मैं सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर दास गुप्ता हूँ, एमुनेशन चेक करना चाहता हूँ। संतरी ने कार्ड देकर कहा, ठीक है सर, और इसने एमुनेशन स्टोर के दरवाजे का ताला खोल दिया। इमरान ने कहा, जब तक मैं अंदर चेक कर रहा हूँ किसी को अंदर आने की इजाज़त ना दी जाए। गार्ड ने कहा, ठीक है सर। इमरान असला खाने के अंदर दाखिल हो गया। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। स्टोर में एक बल्ब जल रहा था। वो सीधा टाइम बमों के क्रेट के पास गया। क्रेट को मेज़ के ऊपर रखा और चाबी लगाकर उसको खोलने लगा। टाइम बमों को गौर से देखने लगा। इमरान ने उस मकसद के लिए ख़ास तौर पर एक ठंडी जैकेट पहन रखी थी जिसके 6-7 पॉकेट थे और अंदर की जानिब भी 2 पॉकेट थे। इमरान ने एक एक करके क्रेट में से 4 बम निकाल कर जैकेट के अंदरूनी 2 जेबों में रख लिए। वो 6 बम निकालना चाहता था, मगर
हर जेब में 3-3 बमों की वजह से उसकी जेब फूल गई थी। वो खामख्वाह और किसी मुश्किल और में नहीं फंसना चाहता था। चुनाचे ज़ेरे ज़मीन लेबॉर्ट्री को तबाह करने के लिए 4 टाइम बम काफ़ी थे। उसने क्रेट को ताला लगाकर वापस मेज़ के नीचे रख दिया। इसके बाद यूं ही राइफलों और मशीन गनों और मैगज़ीनों की चेकिंग करने लगा। वो कम से कम 10 से 15 मिनट अंदर लगाना चाहता था। जब 10 से 15 मिनट गुजर गए तो वो एमिनेशन स्टोर से बाहर आ गया। उसने संतरी से कहा, स्टोर को ताला लगा दो। मैंने चेकिंग कर ली है, सब ठीक है, मैं अब सुबह चेकिंग करूँगा। ठीक है सर, संतरी ने कहा और दरवाजे को ताला लगा दिया। जब तक इमरान संतरी के पास खड़ा रहा, यही फिक्र रही कि कहीं संतरी उस पर शक न करे। ये कुदरती बात थी कि इमरान बड़ा पुरस्कून और इत्मीनान पर था, और जैसे ही संतरी ने ताला लगाना शुरू किया, इमरान वहाँ से चल पड़ा। वो जल्दी जल्दी चलता बैरक के वाले कमरे में आ गया। कमरे में आते ही उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और कुंडी चढ़ा दी। कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा कि ये टाइम बम अब उसे किस जगह छुपाने चाहिए। अगरचे वहाँ पर आकर उसकी कोई तलाशी नहीं ले सकता था, फिर भी इमरान को अपनी तरफ से बेहद एहतियात से काम लेना था। उसकी निगाहें इंतखाब कर रही थी कि किस जगह पर इनको रखा जाए। उसने पलंग पर स्प्रिंग वाली मैट्रेस यानी गद्दा बिछा हुआ था, उसकी चादर हटाकर स्प्रिंग वाले गद्दे का जायज़ा लिया। ये पुराना गद्दा था, कोने में से एक जगह से कपड़ा फटा हुआ था और अंदर से गद्दे के स्प्रिंग नज़र आ रहे थे। टाइम बमों को छुपाने के लिए ये जगह काफ़ी महफूज थी। उसने फटी हुई जगह से हाथ डालकर अंदर देखा, अंदर स्प्रिंगों के दरमियान जगह थी। इमरान ने 4 टाइम बम स्प्रिंगों के दरमियान छुपा दिए और गद्दे पर उसी तरह चादर वगैरह बिछा दी। इन बमों को टारगेट कर लगाने का काम वो दूसरे दिन शाम को करना चाहता था। उस काम के लिए उसने जेहन में एक मंसूबा तैयार कर रहा था। रात को वो सो गया। दूसरे दिन सुबह मुंह हाथ धोकर कपड़े तब्दील करके वो कमरे को ताला लगाकर कैंप कमांडर के क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। उसे नाश्ते पर चंद्रशेखर नज़र आ गया। वो उसी का इंतज़ार कर रहा था। नाश्ते में सब कुछ था मगर अंडे नहीं थे। कैप्टन चंद्रशेखर ने मुस्कुराते हुए बोला, सर आज से मैंने भी नाश्ते में अंडा लेना बंद कर दिया है। इमरान ने कहा, अरे भाई इसकी क्या ज़रूरत थी, मुझे तो डॉक्टर ने मना किया हुआ है। कैप्टन चंद्रशेखर ने कहा, सर अंडा दरअसल मुझे भी सूट नहीं करता। हकीकत में कैप्टन इमरान को खुश करना चाहता था। वो हेडक्वार्टर में इसकी रिपोर्ट अच्छे अल्फाज में लिखना चाहता था। इमरान ने कहा, रात में एमिनेशन स्टोर चेक कर आया था, सब ठीक है। अब मैं इस पर थोड़ी देर के बाद चेकिंग दोबारा शुरू करूँगा, ये मेरी ड्यूटी में शामिल है। क्यों नहीं सर, आप ज़रूर चेक करें। नाश्ते के बाद इमरान महज रस्मी तौर पर एमिनेशन स्टोर में गया और थोड़ी देर के बाद वापस आ गया। मिस्टर दास गुप्ता का ब्रीफकेस वो अपने कमरे में ले आया था। उसमें से कुछ फाइलें निकाल कर उन्हें देखने लगा। ये आम किस्म की दफ्तरी फाइलें थी। इसमें मिस्टर दास गुप्ता की ड्यूटी और उसकी कारकर्दगी की रिपोर्ट थी। इमरान ने फाइल बंद करके ब्रीफकेस में रख ली और बिस्तर पर लेट गया। अब उसे शाम तक इंतज़ार करना था। शाम के 6 बजे लेबॉर्ट्री में काम बंद हो जाता था। दोपहर का खाना एहतियात के तौर पर इमरान ने चंद्रशेखर के साथ ही खाया। वो देखना चाहता था कि कोई गैर मामूली बात तो नहीं हुई। ऐसी अभी तक कोई उसे बात नज़र तो नहीं आई थी। वो असली मिस्टर दास गुप्ता को शनाख्त करने वाले कोई फौजी ऑफिसर या फिर अहदेदार बाहर से फौजी कैंप में दाखिल तो नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा किसी भी वक्त हो सकता था। एक स्टीमर सुबह से ही कलकत्ते से आकर गद्दी पर लगा हुआ था। इमरान को डर था कि कहीं इस स्टीमर में कलकत्ते से कोई ऐसा फौजी या खुफिया एजेंसी का अहलकार न आ गया हो जो दास गुप्ता की शक्ल को उससे वाकिफ़ हो, मगर ऐसा कोई शख्स वहाँ पर नहीं आया था और इमरान के लिए अभी तक सब खैरियत थी। खाने पर कैप्टन चंद्रशेखर के साथ इधर उधर की बातें होती रहीं। दोपहर को इमरान अपनी बैरक में आकर बिस्तर पर लेट गया। उसे नींद आ गई। वो जब सोकर उठा तो शाम हो रही थी। उसने वहीं कैप्टन से चाय मंगवा कर पी ली और घड़ी देकर लेबॉर्ट्री में छुट्टी होने का इंतज़ार करने लगा। जब शाम के 8 साढ़े 8 बज गए तो इमरान ने खिड़की की तरफ से देखा। कैंप में सिर्फ कैंटीन की जानिब कुछ फौजी एक दूसरे से हंस कर ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे। बाकी हर तरफ खामोशी थी। इमरान के कमांडो एक्शन का वक्त आ गया था। उसने दरवाजे की तरफ देखा। बंद दरवाजे की कुंडी लगा दी थी। उसने जल्दी से बिस्तर की चादर अलग की और नीचे से स्प्रिंगों वाले गद्दे में से हाथ डालकर एक एक करके चारों टाइम बम निकाल लिए। अपनी जैकेट की अंदरूनी जेबों में रखने के बाद वो बाहर निकला। उसके फ़ौरन बाद वो कमरे से निकलकर खामोशी से लेबॉर्ट्री की तरफ चलने लगा। लेबॉर्ट्री के दरवाजे पर एक फ़ौजी संतरी पहरा दे रहा था। वो इमरान की शक्ल से पूरी तरह से आशना था। उसने कैंप कमांडर के साथ उसे लेबॉर्ट्री में आते जाते देखा था। इमरान ने करीब जाकर कहा, नीचे लेबॉर्ट्री में इस वक्त कौन कौन है? संतरी ने टेंशन होकर जवाब दिया, सर छुट्टी हो गई है, स्टाफ जा चुका है, सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड्स नीचे ड्यूटी पर मौजूद हैं। इमरान यही मालूम करना चाहता था। उसने अपनी शनाख्ती कार्ड बल्कि असली मिस्टर दास गुप्ता की शनाख्ती कार्ड को दिखाया। मैं सिक्योरिटी चेकअप के लिए नीचे जा रहा हूँ, बाहर से कोई आए तो उसे अंदर मत आने देना, ये कॉन्फिडेंशियल चेकिंग है। संतरी ने एक पाँव ज़ोर से ज़मीन पर मारकर कहा, ठीक है सर।
इमरान खामोशी से दरवाजे से गुजर कर नीचे जीने में उतर गया। लेबॉर्ट्री के ज़मीन दोज तहखाने में आ गया। यहाँ सामने स्टूल पर 2 सिक्योरिटी गार्ड सेंट्री बैठे हुए थे। वो इमरान की शक्ल से शनासा थे और इसे कैंप कमांडर के साथ लेबॉर्ट्री का मुआयना करते हुए देख चुके थे। इमरान को देखते ही दोनों ने सिगरेट फेंक कर जल्दी से स्टेन गनें संभाल लीं और उठकर खड़े हो गए। इमरान ने हाथ के इशारे से कहा, ठीक है, मैं रूटीन की चेकअप पर आया हूँ। लेबॉर्ट्री में इस वक्त कौन कौन है? एक सेंट्री ने कहा, सर इस वक्त कोई नहीं है, सिर्फ हम 2 सिक्योरिटी गार्ड ही हैं। इमरान ने उन्हें हल्की सी डांट पिलाते हुए कहा, तो फिर तुम यहाँ गार्ड ड्यूटी पर हो तो तुम यहाँ पर बैठकर सिगरेट क्यों पी रहे हो? संतरी ने फ़ौरन बोला, सर गलती होगी, माफ़ कर दें। इमरान बोला, ठीक है, डिसिप्लिन की पाबंदी किया करो, मैं कैमरों की चेकिंग करने आया हूँ, कोई आए तो उसे अंदर रोक लेना। ठीक है सर। दोनों संतरी बायक वक्त बोले। इमरान पतलून की जेबों में हाथ डाले हुए खामोशी से लेबॉर्ट्री के पहले कमरे की तरफ दाखिल हुआ। वहाँ कोई नहीं था, मगर इमरान को तीसरे कमरे में जाना था। इसका टारगेट तीसरा कमरा था, मगर वो हर कमरे में थोड़े थोड़े वक्त लगाना चाहता था ताकि सिक्योरिटी गार्ड यही समझें कि वो चेकिंग के लिए आया है। पहले इमरान के बाद वो दूसरे कमरे में आया तो कमरा खाली था। यहाँ भी उसने 2-3 मिनट लगाए। उसके बाद वो दरमियान वाले तीसरे कमरे में आ गया जहाँ से वो बड़ी न्यूक्लियर भट्टी लगी हुई थी। कमरा खाली था। कमरे में दाखिल होते ही उसने 1 सेकंड ज़ाया किए बगैर वो सीधा दीवार के पास गया और सिलेंडर के पास पहुँच गया और जेब में से टाइम बम निकाल कर उनका टाइम डिफ्यूज़ बटन दबा दिया और तीसरे सिलेंडर के साथ पीछे चिपका दिया। इसके बाद दूसरा टाइम बम निकाल कर उसने फ्यूज़ बटन दबाकर 5वें सिलेंडर के पीछे लगा दिया। इस तरह उसने चारों टाइम बम अपनी जगह पर चिपका दिए। उसके फ़ौरन बाद वो सिलेंडर से पीछे हट गया और यूं ही झुककर कंप्यूटर को गौर से देखने लगा। ये जाहिर करने लगा कि वो चेकअप कर रहा है, मगर अब इसका वक्त बहुत कीमती था। चारों टाइम बम के फ्यूज़ ऑन हो चुके थे और उनके क्लॉक ने उल्टी गिनती शुरू कर दी थी। इमरान के पास सिर्फ 1 घंटा था जिसके सेकंड तेज़ी से गुजर रहे थे। इस 1 घंटे के दौरान उसने फौजी कैंप से निकलकर वहां से जितनी दूर जा सकता था चले जाना था। इसके पास कोई ऐसा जरिया नहीं था कि वो कश्ती वगैरह पर बैठकर जजीरे से निकल सके। वो गाँव में कबीले सरदार बातू के पास भी नहीं जा सकता था। वो धमाकों के बाद इसके पास जाना नहीं चाहता था। इमरान तीसरे कमरे से निकलकर तहखाने के जीने की तरफ बढ़ा और दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को अटेंशन सामने खड़ा देखा। इमरान बज़ाहिर बड़े पुरसकून अंदाज में साथ साथ कदम उठाए चल रहा था, हालांकि उसके अंदर जज्बात का एक तूफान उठ रहा था, मगर उसने अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा था। सिक्योरिटी गार्ड के पास से गुजरते हुए उसने यूं ही कहा, खबरदार ड्यूटी पर खड़े रहा करो, नहीं तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। ठीक है सर, दोनों गार्ड्स ने बायक वक्त कहा और इमरान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ जीने के ऊपर आ गया और फिर जीने तय करके लेबॉर्ट्री से बाहर आ गया। बाहर भी दोनों सिक्योरिटी गार्ड अटेंशन खड़े थे। इमरान उनके करीब से गुजरते हुए सब ठीक है कहकर अपनी बैरक की तरफ जाने की बजाय फौजी कैंप के गेट की तरफ चल पड़ा। वो तेज़ कदम नहीं उठा रहा था कि ख्वाम किसी को शक ना हो जाए। रात हो गई थी, कैंप में रोशनी हो रही थी, वक्त गुजरता जा रहा था। इमरान वहाँ से भागना चाहता था मगर वो ऐसा नहीं कर सकता था। अचानक उसकी निगाह कैंप कमांडर के ऑफिस की तरफ गई। उसने देखा कि वहाँ एक फ़ौजी जीप खड़ी है। चंद कदमों का फासला था। वो जीप की तरफ बढ़ा। दफ्तर बंद था। बाहर एक फ़ौजी पहरा दे रहा था। उसने फ़ौजी से पूछा, जवान कैप्टन साहब किधर हैं? फ़ौजी ने भी इमरान को कैप्टन शंकर के साथ दफ्तर में आते जाते देखा हुआ था और उसे मालूम था कि हेड ऑफिस से इंटेलिजेंस का नया ऑफिसर मुआयने के लिए आया हुआ है। संतरी ने कहा, सर कैप्टन साहब अपनी बैरक में चले गए हैं। इमरान को मालूम था कि ये जीप कैप्टन शंकर की है। उसने संतरी से कहा कि जीप की चाबी कहाँ है? संतरी बोला, सर इसकी चाबी नहीं है। ओके। इमरान ने कहा, मैं चाबी ले जा रहा हूँ। कैप्टन साहब पूछें तो बोल देना गुप्ता साहब एक ज़रूरी काम से जेटी की तरफ गए हैं, अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। संतरी ने कहा, ठीक है सर। इमरान जल्दी से जीप में बैठ गया। उसने सेल्फ लगाया, जीप स्टार्ट हो गई। अब उसे इत्मीनान था कि वो धमाकों से पहले कैंप से ज़्यादा दूर जा सकता। कैंप से निकलते ही उसने जीप को जंगल की तरफ जाने वाली छोटी सड़क पर डाल दिया और उसकी स्पीड तेज़ कर दी। उसने अपनी घड़ी की तरफ निगाह डाली। रात के 8:10 बज रहे थे। इमरान ने ठीक 8:05 और 5 सेकंड के वक्फे से टाइम बमों को फ्यूज़ दबाया था। इसका मतलब था कि टाइम बम को ठीक 9 बजे फटना था और इसे यकीन था कि पहले टाइम बम के धमाके और सिलेंडर के फटने और वहाँ पर आग लगने से बाकी टाइम बमों का भी फट जाना था। इसके पास कैंप से निकलने का ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाने के वास्ते सिर्फ 50 मिनट थे। वो जीप में था और ये 50 मिनट बहुत थे। उसे मालूम था कि ये सड़क जंगल के किनारे से होती हुई जजीरे के साहिल की तरफ जाती है
और वो उसी तरफ जा रहा था। कुछ देर के बाद वो जंगल का किनारा शुरू हो गया। यहाँ सड़क गैर हमवार थी। इमरान ने जीप की रफ्तार कम कर दी। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद घड़ी पर देख लेता था। अभी 9 में आधा घंटा था। मजीद 15 मिनट के बाद वो जंगल ख़त्म हो गया और खुला इलाका आ गया। यहाँ से समुंदर ज़्यादा दूर नहीं था। कुछ देर के बाद इमरान जजीरे के जनूबी साहिल की समुद्री चट्टानों की करीब आकर रुक गया। वो जीप से उतरकर एक चट्टानी पत्थर पर बैठ गया। उसने घड़ी पर निगाह डाली। बमों को फटने में सिर्फ 7 मिनट रह गए थे। फौजी कैंप की तरफ मुंह करके बैठ गया। उस तरफ जंगल के ऊपर आसमान पर चमकते सितारे कहीं कहीं नजर आ रहे थे। अगर बम फट जाता तो 7 मिनट के बाद आसमान का ये हिस्सा सुर्ख हो जाना था। उसे यकीन था कि अमेरिका के बनाए हुए टाइम बम इसे धोखा नहीं देंगे और ऐन वक्त पर फटेंगे। और ऐसा ही हुआ। ठीक 9:01 के बाद खौफनाक धमाके की आवाज़ आ गई। सारे जजीरे को हिला कर रख दिया। इसके साथ ही यके बाद दीगरे धमाके शुरू हो गए। एक ऐसा धमाका हुआ कि इमरान के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई और वो गिरते गिरते बड़ी मुश्किल से संभला। खुदा जाने ये कीमे महलूल वाले सिलेंडर फटने का धमाका था या किसी एटमी मवाद के फटने का धमाका था। ये सारे जजीरे में एक जलजला सा आ गया था। इमरान जल्दी से ज़मीन पर बैठ गया। जिस तरफ फौजी कैंप था उस तरफ आसमान पर ऐसे सुर्ख रंग की शुआएं नज़र आ रही थी जैसे नीचे किसी जहन्नम का मुंह खुल गया हो और या किसी आतिफशाह ने ज़मीन फाड़ डाली हो। जंगल के दरख्तों पर सोए हुए परिंदों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और वो शोर मचाते हुए इमरान के सर के ऊपर से गुजर कर समुंदर की तरफ जाने लगे। इस खौफनाक धमाके के बाद एक और इससे भी ज़्यादा भयानक धमाका हुआ। इमरान को यूं लगा जैसे सारा जजीरा फट गया हो और गर्क हो रहा हो। वो ज़मीन पर दोनों हाथ जमाए बैठ गया और खुदा को याद करने लगा। आसमान कभी सुर्ख हो रहा था, कभी नीला हो रहा था, कभी सब्ज़ हो रहा था। धुएं में बिजलियां सी चमक रही थी। फिज़ा में अजीब किस्म की नागवार बू फैल चुकी थी।